Dear everyone, today we are talking about genetic code. जेनेटिक कोड किसे कहते हैं और जेनेटिक के कोड का यूटिलाइजेशन, इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो इसको हम लोग बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जेनेटिक कोड जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए होता है, प्रोटीन के निर्माण के लिए, यानी प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए। प्रोटीन का प्रोडक्शन आरएनए करता है और आरएनए का प्रोडक्शन करता है डीएनए। यानी डीएनए जो है वो पेरेंट मॉलिक्यूल है जिससे आरएनए पैदा होता है, और आरएनए जब पैदा हो जाता है यानी आरएनए का प्रोडक्शन हो जाता है, तो उस आरएनए से प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। तो डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनने तक, इसके बीच में यानी डीएनए से प्रोटीन के बीच में एक तरह के इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होता है जिसको हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से डिफाइन करते हैं। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र डीएनए से आरएनए के तरफ होता है, फिर आरएनए से प्रोटीन के तरफ होता है। तो ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र डीएनए से प्रोटीन तक होता है, तो इसी ट्रांसफ़र के क्रम में जेनेटिक कोड का इस्तेमाल होता है। जेनेटिक कोड चाहिए प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, और प्रोटीन के सिंथेसिस के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन उसी वक्त होता है जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, यानी कि आम एमआरएनए बन जाता है, यानी आरएनए बन जाता है, और आरएनए बनता है डीएनए से। तो पेरेंट मॉलिक्यूल यानी कि आरएनए के जो माता पिता हैं वो डीएनए है। डीएनए क्योंकि आरएनए को बनाता है, इसलिए आरएनए का जो माता पिता, जो पेरेंट्स हुए वो डीएनए हुए। बस सिंपल वे में हम इतनी बात ध्यान में रखें। अब देखिए, जेनेटिक कोड का इन्वेंशन जो है वो रिवॉल्यूशन पैदा कर दिया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इसकी जो बायोकेमिस्ट्री है उसको समझने की दिशा में। जैसे ही जेनेटिक कोड की इन्वेंशन हो गई, जैसे ही जेनेटिक कोड डेसिफर हो गया, तो बहुत ही आसान हो गया साइंटिस्ट को समझना कि अगर हम प्रोटीन का निर्माण करना चाहते हैं किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, तो हम इन विट्रो कंडीशन में, यानी कि हम लेबोरेटरी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस बड़ी आसानी से करवा सकते हैं, यानी प्रोटीन का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। क्योंकि इस प्रोटीन के बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो जेनेटिक कोड के रूप में डेसिफर हो चुका है, इसकी इन्वेंशन हो चुका है। तो इसके इन्वेंशन में 3 साइंटिस्ट का चेहरा आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये तीनों साइंटिस्ट मिलकर जेनेटिक कोड की डिस्कवरी की थी। पहले जो है नीरेनबर्ग है, मार्शल नीरेनबर्ग, और दूसरे जो साइंटिस्ट है वो रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली है, एंड तीसरे जो है अरविंद खुराना है। इन तीनों को नोबेल प्राइज भी इस काम के लिए नीरेनबर्ग, मार्शल नीरेनबर्ग के साथ मिला हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि इस जेनेटिक कोड के इन्वेंशन के लिए चूँकि नोबेल प्राइज दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत बड़ा काम था। चलिए इसी जेनेटिक कोड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जेनेटिक कोड असल में है क्या।
तो देखिए इसको हम जो है यहाँ पे आसान भाषा में इसको हम समझें कि देखिए जेनेटिक कोड जो होता है वो एक कोडोन है। और ये कोडोन किसे कहते हैं? तो ए सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजिनस बेसेज जिसको हम एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन के रूप में हम जानते हैं। हालांकि थाइमीन जो है यहाँ पे आरएनए में नहीं पाया जाता है, क्योंकि आरएनए में जो चीज़ पाया जाता है हम उसी की बात करते हैं, जिसमें एडेनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है एंड यूरासिल है। तो ये 3 नाइट्रोजिनस बेसेज है, यानी कि 3 तरह 4 जो है यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये 4 नाइट्रोजिनस बेसेज है। तो इस चारों नाइट्रोजिनस बेसेज से जेनेटिक कोड बनता है, जिसमें से जेनेटिक कोड क्या है? तो ये एक ट्रिपलेट है, यानी ए सेट ऑफ 3 नाइट्रोजिनस बेसेज जिसको हम कोडोन के नाम से जानते हैं। और ये जो ए सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स को हम ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर AUG एडेनिन, यूरासिल एंड गुआनिन, ये 3 लेटर्स हैं जो कि नाइट्रोजिनस बेसेज के हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एडेनिन, यूरासिल एंड गुआनिन यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया गया है। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं, यानी कि 3 लेटर्स का ये एक फॉर्मेट है जिसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। और इसी ट्रिपलेट को हम कहते हैं एक कोडोन। तो जेनेटिक कोड क्या है कि ट्रिपलेट्स के सीक्वेंस है जो कि एमआरएनए में पाया जाता है। फिर से हम समझें, ये जेनेटिक कोड क्या है कि एमआरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस के ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट को यानी 3 लेटर, ए ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स, 3 लेटर के एक सेट को हम कहेंगे एक कोडोन। फिर जो है नेक्स्ट 3 लेटर का जो सेट होगा उसको हम कहेंगे नेक्स्ट कोडोन, यानी दूसरा कोडोन। और उसी तरीके से अगला 3 लेटर्स के सेट होंगे न्यूक्लियोटाइड्स के, उसको हम तीसरा कोडोन कहेंगे। तो यानी कि जेनेटिक कोड क्या हुआ कि ए सीक्वेंस ऑफ कोडोन प्रेजेंट इन एमआरएनए, एमआरएनए में पाए जाने वाले कोडोन के सीक्वेंस को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। और एक जेनेटिक कोड जिसको हम एक कोडोन के रूप में डिफाइन करते हैं, एक कोडोन एक एमाइनो एसिड को कोड करता है। यानी कि एक एमाइनो एसिड को बनाने के लिए एक कोडोन की जरूरत पड़ती है। दूसरा कोडोन दूसरे एमाइनो एसिड को प्रोड्यूस करेगा, तीसरा कोडोन तीसरे एमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करेगा, जोड़ेगा। इसको जोड़ने के लिए, एमाइनो एसिड को जोड़ने के लिए राइबोसोमल आरएनए 2 एमाइनो एसिड के बीच में वो बॉन्ड बना देता है। टीआरएनए क्या करता है? टीआरएनए हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 3 तरह के आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी प्रोटीन के प्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। पहला है एमआरएनए। एमआरएनए क्या करता है कि ये कैरियर ऑफ जेनेटिक कोड्स है, यानी जेनेटिक कोड्स को, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से ऊपर से डाउनलोड कर लेता है अपने ऊपर, यानी डीएनए से ले लेता है, खींच लेता है। और एमआरएनए के रूप में ये न्यूक्लियस के अंदर पहले जीनोम से, यानी क्रोमोसोम से आता है अगर यूकैरियोटिक जीनोम है तो। फिर उस आरएनए की प्रोसेसिंग होती है, यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है। आरएनए प्रोसेसिंग एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का जिक्र मैं एक वीडियो में कर चुका हूं जो कि इसी चैनल पे अवेलेबल है।
आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन यानी आरएनए प्रोसेसिंग जो यूकैरियोट्स में होता है कैसे होता है उसकी मैकेनिज्म मैंने वहाँ बताया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए टॉपिक पे आते हैं। एमआरएनए क्या करता है कि ये कैरियर ऑफ जेनेटिक कोड्स है। ये एमआरएनए डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जेनेटिक कोड के रूप में अपने ऊपर लोड करके न्यूक्लियस में निकलता है क्रोमोसोम के अंदर से, फिर न्यूक्लियस में उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर न्यूक्लियस से वो बाहर निकल के सेल साइटोप्लाज्म में आ जाता है और फिर टीआरएनए जो होता है वो इस सेल के अंदर बहुत सारे एमाइनो एसिड्स जो होते हैं, आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग कलर के वो सर्किल जो दिख रहा है सेल के अंदर वो एमाइनो एसिड्स है। एमाइनो एसिड्स पूरे सेल के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। टीआरएनए एमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ के ले आता है और टीआरएनए पे एक एंटी कोडोन लगी होती है। उस एंटी कोडोन की सहायता से वो आरएनए पे जो जेनेटिक कोड है उसको रीड कर लेता है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोडोन होगा उससे जाकर एंटी कोडोन बाइंड कर जाएगा और फिर इसने क्या किया है कि अपने ऊपर एमाइनो एसिड को लोड कर लिया है। कौन? टीआरएनए। और फिर जो आरआरएनए है वो क्या करता है कि ज्वाइनर का काम करता है, यानी कि दो एमाइनो एसिड्स को के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है, यानी दोनों को जोड़ देता है। तो देखिए हम लोग ये डिस्कस करते आ रहे हैं पिछले कई वीडियो के अंदर कि 3 तरह के एमआरएनए सेल के अंदर पाया जाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। पहला एमआरएनए। एमआरएनए क्या है? वो कैरियर ऑफ जेनेटिक कोड है। दूसरा टीआरएनए जो कि एक एक एमाइनो एसिड को चुन चुन कर पिकअप करके और सेल से प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जो वर्किंग टेबल है उस पे ले आता है। प्रोटीन सिंथेसिस यूकैरियोट्स में कहाँ पे होता है? राइबोसोम के ऊपर होता है। राइबोसोम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम है वो राइबोसोम वर्किंग टेबल के रूप में काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी प्रोटीन सिंथेसिस सेल साइटोप्लाज्म में होता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो वो सेल साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाएगा, यानी कि एमआरएनए का प्रोडक्शन भी हो जाएगा और साथ साथ प्रोटीन की सिंथेसिस भी हो जाती है, यानी कि एक सिंगल कंपार्टमेंट के अंदर साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसक्रिप्शन साथ साथ होता है। पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ही ट्रांसलेशन हो जाता है। इसलिए उसको हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। दोनों कपल्ड प्रोसेस है, दोनों साथ साथ होने वाला प्रोसेस है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस एक अलग कंपार्टमेंट है और प्रोटीन की सिंथेसिस यानी प्रोटीन का प्रोडक्शन सेल साइटोप्लाज्म में होता है। इसका मतलब यह है कि ट्रांसक्रिप्शन एक अलग कंपार्टमेंट में होता है, यानी अलग जगह पे होता है, और ट्रांसलेशन जो है वो अलग जगह पे होता है, यानी कि दो अलग अलग सेल के में होता है। दोनों अलग अलग सेल के अलग अलग हिस्से में होता है। एक ही सेल के अलग अलग पार्ट में ये न्यूक्लियस अलग पार्ट है, सेल साइटोप्लाज्म अलग पार्ट है, लेकिन दोनों सेल के अंदर ही होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों अलग अलग हिस्से में, किसी सेल के अलग अलग हिस्से में दोनों होता है। चलिए, तो सेल के अंदर जो ट्रांसलेशन हो रहा है इसमें जेनेटिक कोड की ज़रूरत होती है ट्रांसलेशन के लिए, यानी प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए जेनेटिक कोड की ज़रूरत पड़ती है। और ये जेनेटिक कोड एमआरएनए में पाया जाता है
और जेनेटिक कोड कहते किसे हैं? तो जेनेटिक कोड कहते हैं कोडोन के सीक्वेंसेज को। कोडोन किसे कहते हैं? तो कोडोन क्या है? ए सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, और एक सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स को हम ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे AUG, और ये जो mRNA का सीक्वेंस है 5 to 3 प्राइम, उसके एक न्यूक्लियो एक जो कोडोन होगा उसमें 3 लेटर्स होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं UAC एक कोडोन हुआ, फिर GUA एक दूसरा कोडोन हुआ, GUA, फिर CGU तीसरा कोडोन हुआ। इस तरह से 8 कोडोन आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इस 8 कोडोन से 8 एमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस होगा, यानी 8 एमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ेगा। एमाइनो एसिड का जो प्रोडक्शन है, बायोसिंथेसिस ऑफ एमाइनो एसिड, उसके प्रोडक्शन के लिए अलग पाथवे होता है। एमाइनो एसिड हमारे सेल के अंदर हम जो डाइट लेते हैं उसमें प्रोटीन वाला पार्ट जो होता है उसका डाइजेशन होकर और एमाइनो एसिड में टूटकर सेल के अंदर पहुंच जाता है। और डाइट के अंदर जो एमाइनो एसिड्स मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है, जो कि डाइट्स के जरिए सप्लाई नहीं किया जाता है जिस एमाइनो एसिड को, वो सेल के अंदर मशीनरी अवेलेबल होता है, बायोसिंथेटिक मशीनरी। तो उस बायोसिंथेटिक पाथवे को यूज करके सेल उन सारे एमाइनो एसिड्स का बायोसिंथेसिस कर लेता है जो हम डाइट के जरिए जिसका सप्लाई नहीं हो पाया है। तो एमाइनो एसिड की सिंथेसिस एक अलग पाथवे है और प्रोटीन की सिंथेसिस का अलग पाथवे है। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए एमाइनो एसिड्स चाहिए, तो एमाइनो एसिड सेल के अंदर मौजूद होता है और उस एमाइनो एसिड से प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए यानी प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए एमाइनो एसिड को एक एक एमाइनो एसिड को जोड़ने का काम ये राइबोसोमल आरएनए करता है। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है कि ये ज्वाइनर का काम करता है, अमाइनो एसिड्स के चेन बना देता है, ये ज्वाइन कर देता है अमाइनो एसिड को। टीआरएनए क्या करता है कि एक एक अमाइनो एसिड को पकड़ के ले आता है, कहाँ? जेनेटिक कोड के पास टीआरएनए, और टीआरएनए पे वो टीआरएनए और जेनेटिक कोड जहाँ पे है एमआरएनए वहाँ पे ले आके राइबोसोम के पास, और ये टीआरएनए रख देता है। टीआरएनए 20 तरह के होते हैं सेल्स में, क्योंकि 20 तरह के एमाइनो एसिड्स प्रोटीन में पाया जाता है। तो ये जेनेटिक कोड का कंसेप्ट है। बिना जेनेटिक कोड के प्रोटीन की सिंथेसिस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अब देखिए ये तीनों साइंटिस्ट मिलकर जेनेटिक कोड पे इन लोगों ने वर्क किया। इन लोगों ने जेनेटिक कोड को, एक जीन को ही इन लोगों ने केमिकल सिंथेसिस कर लिया था, और फिर उससे किस तरीके से प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसकी पाथवे, ट्रांसलेशन की जो पाथवे है उसको इन लोगों ने जेनेटिक कोड से किस तरह का रिलेशन है उसका इसको डेसिफर किया, जेनेटिक कोड को डेसिफर किया। इस अच्छे काम के लिए इन लोगों को, इन तीनों साइंटिस्ट को जेनेटिक कोड के लिए नोबेल प्राइज मिला। अब आइए हम जरा गौर करते हैं कि ये जो ट्रिपलेट जो होता है जेनेटिक कोड किस फॉर्म में होता है? ट्रिपलेट के फॉर्म में, जिसको हम कोडोन कहते हैं। ये कॉन्सेप्चुअलाइज इसको किसने किया? कैसे जो है ये 3 लेटर्स फॉर्मेट जेनेटिक कोड के रूप में डिफाइन किया गया? तो देखिए जियोर्ज गैमो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया कि इस ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, एक आर्गुमेंट दिया कि कोडोन जो है 2 लेटर का नहीं हो सकता है, ये कभी भी 3 लेटर का हो सकता है।
3 लेटर से कम में, चूंकि अवेलेबल जो नाइट्रोजिनस बेसेज हैं वो तो 4 ही है। अगर एक के नाइट्रोजिनस बेस, यानी कि एक बेस से एक एमाइनो एसिड का अगर कोड होता है, एक बेस जो है एक एमाइनो एसिड को कोड करता है, तो 4 बेस है ए यू सी जी, तो उससे क्या होगा, 4 ही एमाइनो एसिड बनेंगे, 4 ही अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, 4 ही अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है ये चारों नाइट्रोजनस बेस, जबकि 20 एमाइनो एसिड्स प्रोटीन में पाया जाता है। तो 20 एमाइनो एसिड को कोड करने के लिए 20 नाइट्रोजनस बेसेज होने चाहिए, लेकिन है तो 4 ही, तो एक लेटर का कोडोन नहीं हो सकता है। 2 को अगर हम लेते हैं तो 2 से जो है 4 है, तो फिर जो है बात नहीं बनेगी। 4 पे अगर 2 पावर लगाइए तो 4 4 इंटू 4 16 कोडोन ही से बन पाएगा अगर डबलेट होगा तो इसमें इन्होंने कहा कि नहीं, ये ट्रिपलेट हो सकता है। 4 टू दी पावर अगर 3 आप डालते हैं, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जो थ्योरी होती है उसको फॉलो करते हुए, तो 4 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 64 कोडोन्स इससे बन जाएंगे। यानी कि हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, नाइट्रोजिनस बेसेज 4 है, जिसमें जेनेटिक कोड, जिसमें इंफॉर्मेशन जो है रहता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ट्रिपलेट अगर होगा तो इससे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में। 4 टू दी पावर 3 कर देंगे तो कितने इसमें कॉम्बिनेशन बन सकते हैं चारों बेसेज को यूज करते हुए, तो 64 कोडोन हमको मिल जाएगा, जबकि हमें 20 की ही जरूरत है, लेकिन 64 कोडोन मिल जाएगा, जबकि 20 ही एमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे जाकर सॉल्व हो गया, और इस तरीके से एक चेकर बोर्ड, निरेनबर्ग, इन लोगों ने मिल कर क्या किया कि एक चेकर बोर्ड बना लिया, जिससे 64 कोडोन्स यानी कि 64 जेनेटिक कोड इस चेकर बोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं। इस चेकर बोर्ड में ये 64 यानी 64 जेनेटिक कोड किस तरह से ये बनेगा, तो इसको जरा हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें ये कैसे बनता है, आप इस फिगर को जरा देखें कि एक तरफ देखिए कि UCGA, इसमें ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस तरह के बॉक्स बना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बॉक्स एक तरफ से हॉरिजॉन्टल है और 4 बॉक्स ये वर्टिकल है। आप देखिए सबसे सामने ऊपर एक बॉक्स में U लिखिए ऊपर, फिर दूसरे C लिखिए, A लिखिए और G लिखिए। इधर आइए उसी तरह से UCAG, और इधर भी ऐसे ही जो है एक बॉक्स के अंदर UCAC, दूसरे बॉक्स में UCAC, सेम चीज आप लिखते जाइए और इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड अपनाइए। U को U से मल्टीप्लाई कीजिए, एक बाएं साइड से U लीजिए, फिर ऊपर से एक U लीजिए, और दाहिने साइड में एक बॉक्स में जो U लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देते, U, फिर इस U को लीजिए, उस U को लीजिए, इसमें से C को लीजिए, तो UC, फिर ये वाला U लीजिए, यानी कि दाहिने बाएं साइड में जो है वो वाला U, फिर ऊपर सामने वाला U, और फिर इसमें से A ले लीजिए, तो UUG इस हो गया। फिर जो है अब इसको छोड़, इसका U लीजिए और ये सेकंड वाला C लीजिए, तो UC, उसमें से एक U लीजिए, तो UCU, UCC,
UCA, UCG, इस तरीके से आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक दूसरे को, तीनों में से एक एक, तो ये बॉक्स बनते चला जाएगा और इस तरीके से ये 64 जेनेटिक कोड आपको इस चेकर बोर्ड के अंदर सामने आपको आ जाएगा। एक आध दो बार आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसके आप मास्टर हो जाएंगे, कि अगर आपको चेकर बोर्ड बनाने को कह दिया जाए तो आप बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। अब ये जेनेटिक कोड यानी कोडोन, जिसको हम ट्रिपलेट के फॉर्म में लिखते हैं, ये क्या है, तो ए सीक्वेंस ऑफ कोडोन्स इज डिस्क्राइब्ड एज जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड को आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रिपलेट के सीक्वेंस को जो एमआरएनए के ऊपर होता है हम जेनेटिक कोड कहते हैं, या कोडोन के सीक्वेंस को जो कि एमआरएनए के ऊपर होता है उसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। एक जेनेटिक कोड यानी एक कोडोन एक एमाइनो एसिड को कोड करता है। 20 एमाइनो एसिड्स को 20 कोडोन्स जो है वो कोड करेगा। तो ये जो है ये एक कंसेप्ट आपको जेनेटिक कोड के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जेनेटिक कोड इन साइंटिस्ट ने डेसिफर तो कर दिया, अब इसकी जो है किस तरीके से जेनेटिक कोड हमारे सेल साइटोप्लाज्म में आता है और प्रोटीन सिंथेसिस में ये एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए इतनी बात तो हम लोग अब समझ चुके हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, टीएनए आरएनए को प्रोड्यूस करता है और आरएनए प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। तो मास्टर मॉलिक्यूल कौन है इसमें, तो डीएनए है, क्योंकि डीएनए से इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा और एमआरएनए तो बनेगा ही नहीं। तो डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। अब देखिए ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं, ट्रांसलेशन इसलिए कहते हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है आप समझिए बिल्कुल आसान भाषा में, कि एक लैंग्वेज को हम दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि इंग्लिश है और इंग्लिश को आप हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। बीच में एगो ट्रांसलेटर चाहिए, तो ट्रांसलेटर का काम जो है वो टीआरएनए करता है। टीआरएनए क्या करता है कि अपने ऊपर ये जो एमाइनो एसिड है उसको अपलोड कर लेता है, उसको पिकअप कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, अपने सर पे रख लेता है, जैसे यहाँ पे एमाइनो एसिड जिसके सर पे चढ़ा हुआ है। और एमाइनो एसिड के जस्ट अपोजिट साइड में एक एंटी कोडोन होते हैं, किस पे, टीआरएनए के ऊपर। टीआरएनए एमाइनो एसिड को सेल से पकड़ लिया, अपने ऊपर लोड कर लिया और उस एमाइनो एसिड के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एंटीकोडोन होते हैं, और इस एंटीकोडोन के कॉरेस्पॉन्डिंग एमआरएनए के ऊपर एक कोडोन होता है। तो जिस कोडोन से एंटीकोडोन मैच कर जाएगा वही वाला एमाइनो एसिड अब क्या करेगा कि आ जाएगा, फिर दूसरा टीआरएनए आएगा, उस पे जो एंटीकोडोन है उस एंटीकोडोन के कॉरेस्पॉन्डिंग कोडोन को वो पहचान लेगा एमआरएनए के ऊपर। अब दो एमाइनो एसिड आ गया दो टीआरएनए के साथ, और दोनों को क्या करेगा कि ये जो आरआरएनए है जो ऊपर सबसे दिख रहा है आपको, तो आरआरएनए उसको क्या करेगा, दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देगा, एक को दूसरे से जोड़ देगा, दूसरे को तीसरे से जोड़ देगा, तीसरे को चौथे से जोड़ देगा। इस तरीके से एमाइनो एसिड की सीक्वेंस बन जाएगी
और फिर प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब देखिए ये एमआरएनए क्या है, ये कैरियर ऑफ जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड को डीएनए से कैरी कर रहा है, ये उसको लेके और साइटोप्लाज्म में आ रहा है। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम लोगों ने देखा था कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जिसमें टेम्पलेट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब हुआ एक फंक्शनल जीन। फंक्शनल जीन में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक पार्ट होता है दाहिने बाएं साइड में जिसको हम प्रोमोटर कहते हैं, फिर उसके अपोजिट साइड में क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। बीच में जो है एक स्ट्रक्चरल जीन होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, जिसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। सिस्ट्रॉन के एक एंड पे, अपस्ट्रीम एंड पे प्रोमोटर होगा, सिस्ट्रॉन के सेकेंड एंड पे यानी कि डाउन स्ट्रीम पॉइंट पे टर्मिनेटर रहता है। बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि टेम्पलेट स्ट्रैंड है और दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड है, फिर इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर एमआरएनए क्या करेगा कि बन जाएगा और फिर वो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर वो सेल साइटोप्लाज्म में आएगा। इतनी बात तो हम लोग समझ चुके हैं और इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो इतनी चीज होने के बाद फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इस तरीके से आप, जैसा कि आप यहाँ पे इन चीज़ों को समझ चुके हैं कि सेल के अंदर किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में जेनेटिक कोड का इस्तेमाल होता है। अब इसमें हम जेनेटिक कोड्स के कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सैलिएंट फीचर्स कौन कौन से हैं, तो इसको हम जान लेते हैं। आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन में सीबीएसई बोर्ड का जब एग्ज़ाम देंगे या बिहार बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे 12th क्लास का, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड को आप लिखिए। तो पहला पॉइंट क्या है, आप याद रखेंगे कि जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, जो मैं बता चुका हूँ। ये ट्रिपलेट फॉर्म क्या है कि ईच कोडोन इज ट्रिपलेट। There are 64 codons, 61 codons code for amino acids and 3 codons जो होते हैं वो किसी तरह के अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है। इस तीनों कोडोन को हम टर्मिनेटर कोडोन कहते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखिए, ट्रिपलेट का कंसेप्ट है। दूसरा पॉइंट है डीजेनेरेसी ऑफ कोडोन्स। इसका मतलब ये है कि सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। तो ये डीजेनेरेसी का मतलब है। तो पहला क्या है, ट्रिपलेट। दूसरा जो इसके फीचर्स हैं वो है डीजेनेरेसी ऑफ कोडोन। तीसरा है कि कोडोन्स आर पंक्चुएशन लेस, यानी कोडोन जो पढ़ते हम जेनेटिक कोड को रीड करेंगे एमआरएनए के ऊपर, तो वो बिल्कुल कॉमालेस होगा, कहीं फुल स्टॉप नहीं होगा, कहीं पे स्पेस नहीं होगा, कहीं पे इन्वर्टेड कोमा नहीं होगा, कहीं पे कॉमा नहीं होगा, यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स होता है वो नहीं होता है। इसको बिल्कुल हम कंटिन्यूअस इसको रीड करते हैं ट्रिपलेट के फॉर्म में, यानी कोडोन के फॉर्म में। इसी चीज को तीसरे पॉइंट पे हमने कहा है कि कोडोन्स आर पंक्चुएशन लेस, यानी कि पंक्चुएशन फ्री। कोडोन्स आर कंटिन्यूअस, देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क्स इन जेनेटिक कोड्स। चौथा आप याद रखिए कि द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। जैसे यू जो है वो फेनाइल एलानीन को कोड करेगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ह्यूमन हो, या कोई कीड़े मकोड़े हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। अगर यू है तो वो फेनाइल एलानीन को ही कोड करेगा, दूसरे किसी एमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा। तो ये जो है यूनिवर्सल कोडोन को हम इस तरीके से समझते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है कि कोडोन्स आर नॉन ओवरलैपिंग। कोडोन जो है नॉन ओवरलैपिंग होता है, इसमें ओवरलैपिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और 6 पॉइंट है AUG क्या है, इसका डुअल फंक्शन है। अगर ये इनिशिएशन पॉइंट पे है यानी प्रोमोटर से जस्ट सटा हुआ है, प्रोमोटर पे है, तो ये क्या करेगा कि
ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर देगा, स्टार्ट कर देगा। अगर बीच में कहीं है तो उससे मिथियोनिन का को मिथियोनिन कोड होगा, ठीक है। तो AUG जो है इसका डुअल फंक्शन है, तो AUG हैज डुअल फंक्शन, इट एक्ट्स एज इनिशिएशन कोडोन व्हेन प्रेजेंट एंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन पॉइंट। AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन व्हेन प्रेजेंट एल्सवेयर इन mRNA सीक्वेंस। सेवेंथ एंड लास्ट जो पॉइंट है, फीचर है, वो टर्मिनेशन कोडोन है। ये 3 कोडोन जिसको हम टर्मिनेशन कोडोन कहते हैं वो ये है UAA, UAG, UAA, सॉरी UGAR स्टॉप कोडोन, इसको हम टर्मिनेशन कोडोन कहते हैं। तो इन सारे सैलिएंट्स फीचर को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी न किसी रूप में इसको पूछा जाता है, जिसमें स्टॉप कोडोन आपको याद रखना पड़ेगा। कोडोन किसको कहते हैं, ट्रिपलेट का क्या मतलब है, कितने टोटल नंबर ऑफ कोडोन्स कितने होते हैं, तो 64 होते हैं। उसमें से 61 जो है अमाइनो एसिड को कोड करता है, और जो बाकी 3 हैं वो स्टॉप कोडोन होता है जो टर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।